नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं उत्तरकाशी, तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक। शीतकालीन यात्रा को मिलेगा प्रोत्साहन। वनाग्नि नियंत्रण को लेकर प्रदेश की विभिन्न जिलों में आयोजित की गई मॉक ड्रिल। पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग व स्थानीय लोग हुए शामिल। और 38वें राष्ट्रीय खेल की तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा का दबदबा। 3 स्वर्ण पदक लेते हुए लगाई हैट्रिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 फरवरी को शीतकालीन यात्रा पर उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र के भ्रमण पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा एवं तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये भ्रमण उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करेगा। लिहाजा इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राज्य के शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं और क्षमताओं को उजागर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखवा में प्रस्तावित कार्यक्रमों के दौरान तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रख सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाए। वनाग्नि नियंत्रण को लेकर प्रदेश भर के साथ ही चंपावत जिले के 2 स्थानों में वनाग्नि मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिले के 2 स्थानों चंपावत तहसील के पुनेठी वन पंचायत व पाटी तहसील के धूना घाट में वन रेंज के चीड़ के जंगल में पूर्वाभ्यास किया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग व स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया गया। वनाग्नि मॉक ड्रिल की नोडल लोहाघाट की उप जिलाधिकारी नितेश डांगर ने बताया कि वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। हमारा जो साइट है वो 29 हेक्टेयर अफेक्टेड थी और उसमें जब जीआईएस मैप से हमने देखा तो 3 तरफ से नेचुरल फायर लाइन्स थी। एक हमारी विलेज रोड, एक स्टेट हाईवे और एक हमारा गदेरा। तो चौथी तरफ से आग को कंट्रोल करने के लिए हमें फायर लाइन क्रिएट की गई, जिसके लिए मौके पे हमारी फॉरेस्ट की टीम और हमारी फायर की टीम वहाँ पे फायर लाइन बना रही है। 20 फीट की अभी 500 मीटर तक फायर लाइन बन गई है और मौके पे अभी कार्य चल रहा है। प्रदेश में हर साल गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाएं होती हैं। वनाग्नि पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वनाग्नि रोकने के लिए वन विभाग मॉक ड्रिल कर रहा है। इस अभियान के तहत टिहरी जिला प्रशासन की निगरानी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर समेत विभिन्न टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि टिहरी जनपद में आग की दृष्टि से संवेदनशील होने के चलते मॉक ड्रिल आयोजित कर वनाग्नि की तैयारियों की बारीकियां परखी। राज्य स्तर की तरफ से और इसमें एनडीएमए के साथ एक स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज की गई थी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन को लेकर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल ने भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह ये एक्सरसाइज रन की गई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के साथ हमने इसको सभी को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज करनी है, उस क्रम में आज मॉक एक्सरसाइज की गई। और जो भी इससे लर्निंग्स निकलेंगी और पिछली जो वनाग्नि घटना है उससे भी जो लर्निंग्स हैं उसको इस बार हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम यहाँ पर वनाग्नि घटना है। प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर ने कहा, वनाग्नि सीजन को मद्देनजर मॉक ड्रिल किया। उन्होंने कहा, वनाग्नि सीजन को लेकर सभी तैयारियां वन विभाग ने फायर वॉचर क्रू स्टेशन को एक्टिव मोड में कर दी है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, पूरा उत्तराखंड जो है वनाग्नि की डिस्ट्रिक्ट और टिहरी डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी जो है इसमें सेंसिटिव है। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जो है सभी डिपार्टमेंट्स की जो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज एक तरह से कि अगर आपदा थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसमें कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करवाने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। और टिहरी जो हमारा ज़िले में 3 साइट्स थी, अलमस थी, घनसाली में थी और देवप्रयाग में थी। हमने जो साइट्स चूज़ की थी वो ये देख के चूज़ की थी जो हमारे सेंसिटिव स्पॉट हैं उसको ऑलमोस्ट हर स्पॉट पर साइट्स हमारी हों और वहाँ पे सभी जगह जो है हमारे इंसिडेंट कमांडर एसडीएम से
हमारे रेंज ऑफिसर्स, हमारे जो नोडल ऑफिसर थे वहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ से, और सभी विभागों का इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, मैन पावर है, व्हीकल्स है एवं अन्य जो हमारी क्षमता है, उसका एकजुट होकर जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमने दिया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के परिसर के इंडोर स्टेडियम में फेसिंग प्रतियोगिता के चौथे दिन टीम इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जहां हरियाणा के टीम ने 3 स्वर्ण पदक लेते हुए हैट्रिक लगाई। फेसिंग प्रतियोगिता में महिला टीम की फाइनल में हरियाणा ने पंजाब को 45-20 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने भी फेसिंग प्रतियोगिता के मुकाबले देखे। मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि फेसिंग प्रतियोगिता में युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए बेहतर अवसर है। और से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, स्क्रीन है, थर्ड एम्पायर के रूप में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, और जिस प्रकार से यहाँ पर खिलाड़ियों में उत्साह है, निश्चित रूप से फेंसिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मैं ये कह सकती हूँ कि अब फेंसिंग का ही नहीं, अभी तो पूरे खेल विधाओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस प्रकार से 38 नेशनल गेम में हमने सभी 35 गेम्स जिस प्रकार से आयोजन यहाँ पर हुआ है, और जिस प्रकार से आयोजन के साथ में हमारे खिलाड़ियों ने, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया है, आज उत्तराखंड को जो है 6-7वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है, जबकि 37 नेशनल गेम में हम लोग 25वें स्थान पे गोवा में थे, और आज हम 6-7वें स्थान पर है। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी को, हम सबको बहुत गर्व होता है। और ये अवस्थापनाएँ जो विकसित की गई है, निश्चित रूप से चाहे वो फेंसिंग का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो स्विमिंग का हो, चाहे वो वेलोड्रोम का हो, चाहे वो अन्य इवेंट्स के संदर्भ में हो, मैं समझती हूँ कि ये सारे संसाधन जो है वो खिलाड़ियों को समर्पित है। 38वें नेशनल गेम्स के तहत आज 46वीं वाहिनी पीएससी में ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता खेल के 15वें दिन आज रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएससी में बनाई गई शूटिंग स्थल पर स्कीट शूटिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वर्ग में पंजाब के गनीमत सेखों ने 53 बर्ड पर निशाना साधते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि उत्तर प्रदेश के अरीबा खान को सिल्वर तो हरियाणा के राइजा ढिल्लो को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। गनीमत सेखों ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच और परिवार को दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली नेशनल रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीतना बहुत अभी ऐसे सपना ही लगता है कि 124, 125 से मारना, तो वो सबसे ज़्यादा आज के दिन मेरे लिए बहुत वो भी था, और फाइनल में जाते वक्त वो ख्याल में भी था, पर उसके बावजूद भी आज अच्छा फाइनल चला और मैं गोल्ड मेडल। इससे पहले आपने कहाँ खेला है? इससे पहले वर्ल्ड कप में खेला है। उत्तर प्रदेश की रजत पदक विजेता अरीबा खान ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। फैमिली को, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और वो ही मतलब 10 साल से लगे हुए हैं। इससे पहले आपने कितने गेम खेले हैं? नेशनल गेम्स 3 खेले हुए हैं इससे पहले, और नेशनल्स 10 खेल रखे हैं। आपने कितने गोल्ड मेडल जीते? गोल्ड मेडल का मुझे काउंट नहीं है, बट लाइक अदरवाइज मेडल्स 35-40 है। और देहरादून जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर तैयार किया है। इसके माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा सड़कों पर घुमंतु बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्यधारा व शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुँचने लगे हैं। जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन वृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं।
आज विश्व रेडियो दिवस है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो दिवस जश्न है रेडियो की अनोखी सेवाओं का। आइए देखते हैं विश्व रेडियो दिवस पर ये खास रिपोर्ट। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। रेडियो केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मंच है जहां मन के भावों का संचार होता है। मधुर संगीत हमारे कानों को मंत्रमुग्ध कर देता है और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये दिन उस शक्तिशाली माध्यम का उत्सव है जो एक सदी से भी अधिक समय से लोगों को सूचना, मनोरंजन और शिक्षा देने का काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। दरअसल 13 फरवरी 1945 के दिन ही यूनाइटेड नेशंस रेडियो से पहली बार प्रसारण हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य संचार के एक बेहतर माध्यम के रूप में रेडियो के योगदान की सराहना करना है। रेडियो बड़े समूह तक पहुंचने का एक तेज, सुलभ और किफायती तरीका है जो सूचना साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को जोड़ने का काम करता है। आज भले ही समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों को पल पल की हर छोटी बड़ी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल पर ही उपलब्ध है। और ये भी सच है कि कभी रेडियो में एहसासों की मुकम्मल दुनिया बसती थी। रेडियो ने एक वक्त को नहीं बल्कि दौर को जिया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।